So hello everyone, welcome to Civil Step. I am Lisha, physics teacher at Civil Step. So in this lecture, what we are going to study is the previous year question of HP TAT non-medical physics portion, and that too of December 2023. Okay, December 2023 का डिस्कस करना है. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो वैसे ये जो एग्ज़ाम था ये थोड़ा सा इजी था, ठीक है. बाकी अगर हम बात करें जून 23 के कंपैरिजन में तो इट वाज मच इजियर. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन देयर ऑन योर स्क्रीन इज साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन. साउंड किस में सबसे जल्दी ट्रेवल करती है? गैसेस में, लिक्विड्स में, सॉलिड्स में या वैक्यूम में? किस में फास्टेस्ट ट्रेवल करती है? तो देखो बहुत इजी है. जो सॉलिड्स होते हैं उसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है. और साउंड जो है, साउंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना. तो एनर्जी ट्रांसफर होगी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल. अब पार्टिकल्स पास पास हैं तो बहुत जल्दी एनर्जी का ट्रांसफर होगा. लिक्विड्स में पार्टिकल्स थोड़े से दूर हैं तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. और गैसेस में पार्टिकल्स और दूर दूर हैं तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफर होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना. सो स्पीड ऑफ साउंड किस में फास्टेस्ट होगी? सॉलिड्स में फास्टेस्ट होगी. वैक्यूम में तो वो ट्रेवल ही नहीं करेगी, क्योंकि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इट इज अ मैकेनिकल वेव, एंड मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको चलने के लिए कोई मीडियम चाहिए. वैक्यूम में तो मीडियम ही नहीं है ना, तो वैक्यूम में तो वो ट्रेवल ही नहीं करेगी. तो अगर तुमसे कोई पूछ ले व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, दैट इज जीरो. व्हाई इट इज जीरो? क्योंकि वो वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं करेगी, ठीक है. सो इट विल बी जीरो. लेट अस कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 1 किलो, ठीक है. 1 किलो क्या है आपको बताना है. व्हाट इज 1 किलो? सो 1 किलो यूनिट ऑफ मास है, यूनिट ऑफ लेंथ है, प्रीफिक्स ऑफ अ नंबर, या नन ऑफ दीज, आपको इनमें से बताना है, ठीक है. तो किलो वर्ड हम जनरली मास के लिए यूज करते हैं, आपको पता है किलोग्राम्स होता है ना. सो दैट इज द यूनिट ऑफ मास, सिंपल, ठीक है. नेक्स्ट, 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू, 1 लाइट ईयर किसके इक्वल है? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड, या 3 इंटू 10⁸ मीटर. पहली बात तो ना आप ये ध्यान रखना, देखो जब हम लाइट ईयर सुनते हैं ना, लाइट क्या स्पीड वाली चीज हमारे दिमाग में आ जाती है ना. सो लाइट ईयर होता क्या है? लाइट ईयर का मतलब होता है लाइट ने एक साल में कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, दैट इज लाइट ईयर. वैसे ईयर वर्ड देख के ना हमारे दिमाग में टाइम कुछ आता है ना, ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, है ना. तो ये टाइम की यूनिट तो नहीं है. पर पहली बात, व्हाट इज 1 लाइट ईयर? एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, दैट इज 1 लाइट ईयर, ठीक है. तो अब क्योंकि ये डिस्टेंस है तो उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड तो हो नहीं सकती, तो जिस ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड है पहले तो आप उसको कैंसिल करो, ठीक है. क्योंकि लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. एक साल में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो जिसमें भी यूनिट्स लिखी हुई हैं स्पीड की, पहले तो उसे कैंसिल करो, वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. अब ये 2 मीटर वाले ऑप्शंस बचे. अब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है. तो ऑप्शन वैसे तो आपको याद होना चाहिए, ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, पर मैंने आपको जस्टिफाई भी कर दिया, ये तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है. तो वहां से भी आप कह सकते हो कि बी ऑप्शन आएगा हमारा. नेक्स्ट, एन एनिमल इज टाइड विद अ 7 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है. एक एनिमल है जिसको 7 मीटर लॉन्ग रोप से टाई किया गया है, एंड कंप्लीट्स अ सेमी सर्कल, और वो ऐसे एक अपना सेमी सर्कल कंप्लीट कर लेता है. द मैक्सिमम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय इट इज, कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये कवर करती है आपको ये बताना है, ठीक है. तो अभी देखो अगर ये 7 मीटर इसकी रेडियस है तो 7 मीटर ये भी होगा, है ना. तो उसने सेमी सर्कल कंप्लीट किया है, मतलब मान लो ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट पे आ गया, ये सेमी सर्कल कंप्लीट किया है. तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. एक्चुअली तो वो कितना चला है, इतना चला है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल जितना, है ना. तो डिस्टेंस तो कितना चला है, इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस जितना, सर्कमफेरेंस कितना ऑफ सेमी सर्कल, है ना. सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल जितना चला है तो सेमी सर्कल मतलब पाई आर चला है, पाई 22/7 होता है, आर 7 गिवन है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 मीटर. तो अब डिस्टेंस तो 22 मीटर है,
तो जिसमें 44 है वो तो पहले तुम उससे कैंसिल करो, क्योंकि 44 वाला तो आंसर है ही नहीं। आंसर कौन सा है? 22 मीटर वाला। तो या तो ये होगा या ये होगा। इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ वो ये है ना। अगर ये रेडियस 7 मीटर है तो ये इतनी रेडियस भी तो 7 मीटर है, तो छोटा पाथ कितना हुआ? 14 मीटर। तो आंसर आएगा डी। क्लियर हुई ना सबको बात? ठीक है, डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट पाथ ना। सबसे छोटा पाथ क्या है हमारा? सबसे छोटा पाथ क्या है? 14 मीटर है ना, है ना। ओके, let us come on to the next question. Which of the following curve predict which in the following curve which predict which has maximum uniform speed? इनमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड किसकी है? यूनिफॉर्म स्पीड की बात हुई है। ठीक है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें देता है स्पीड, या स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, है ना। अभी यहाँ पे हम स्पीड लगा के चलते हैं क्योंकि स्पीड पूछा है उसने, है ना। ओके, तो इससे मुझे क्या मिलने वाला है? स्लोप मिलने वाला है। स्लोप मतलब ढलान। ठीक है, जैसे ये इसका इतना ढलान है, इसका एंगल ये है, मतलब आप ये सोचो आपके पास ना झूला है। ठीक है, ये झूला स्विंग्स होते हैं ना। ठीक है, ऐसे स्लाइड होते हैं, स्लाइड करने वाला, है ना। अगर बच्चा यहाँ बैठा है और एक स्विंग ऐसे है, ठीक है, और एक बार बच्चा यहाँ बैठा है, किस में जल्दी स्लिप करके नीचे आएगा? इसमें या इस वाले में? ऑब्वियसली इस वाले में, इसका एंगल ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, एंगल ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है ना, इसकी ढलान कम है, तो इस पे धीरे धीरे नीचे आएगा। तो स्लोप जो होता है बेसिकली बच्चे, स्लोप जो होता है दैट इज ढलान, जिसको आप कहते हो दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, थीटा ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा होगी। ठीक है, सो अब यहाँ पे इसका जो स्लोप है वो आपको स्पीड दे रहा है, इसका जो स्लोप है वो आपको क्या दे रहा है? स्पीड दे रहा है। तो अगर देखा जाए तो स्लोप, अगर इनमें से अगर आप इनको झूले कंसिडर कर लो, आप सोचो मैं इस झूले पे बैठूंगा या मैं बैठूंगी व्हाटएवर, अगर मैं इस झूले पे बैठा, मेरे ख्याल से मैन वाले पे, तो सबसे जल्दी नीचे आओगे क्योंकि इसकी ढलान सबसे ज्यादा है ना। तो उसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिडिक्ट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड। मैक्सिमम तो मैन की आनी चाहिए, है ना, बट स्पीड शुड बी यूनिफॉर्म। वो क्या बोल रहे हैं? स्पीड यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म किसकी है? मैन की स्पीड यूनिफॉर्म तो नहीं है, यूनिफॉर्म इसकी है, इस वाले की, ट्रेन वाले की। तो मैक्सिमम स्लोप ये तो देखना ही है, मैक्सिमम स्पीड तो देखनी है, लेकिन यूनिफॉर्म भी होनी चाहिए भाई, यूनिफॉर्म ट्रेन की है। ठीक है, तो आंसर आपका डी आएगा। ओके, क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, स्लोप को कैसे समझना है? एक झूले की तरह समझना है, जिसपे मैं बैठूंगा तो सबसे जल्दी नीचे आऊंगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो इजी है, जिस बच्चे को इक्वेशन लगानी आती होगी ना उसके लिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, वैसे तो आप जैसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हो ना, हम एक और इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ाते हैं, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, उसके ऊपर बेस्ड है। पहले तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग 4th and 3rd सेकेंड। ठीक है, एक बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, उसको जितना भी टाइम लगा हमें नहीं पता, चौथे सेकंड पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था जब 4 सेकंड्स कंप्लीट हो गए, और जब 3 सेकंड्स कंप्लीट हो गए तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, उनकी रेशो निकालनी है। मतलब मान लो ऊपर से नीचे आते हुए उसको 10 सेकंड लगे, सपोज आई एम सेइंग सपोज उसको 10 सेकंड लगे, तो 4th सेकंड पे 4 सेकंड बाद वो यहाँ थी, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया S4, 3 सेकंड बाद सपोज वो यहाँ थी, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया सपोज S3, तो इनकी आपको रेशो निकालनी है। ठीक है, डिस्टेंस की रेशो निकालनी है। तो भाई जैसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ऐसे ही आपकी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी होती है विच इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 जितने भी टाइम पे पूछी है। ठीक है, तो अब आपको S3 और S4 निकालना है ना,
पहले तो देखो बॉडी को हाइट से ड्रॉप किया, अभी बॉडी आपके हाथ में है तो इनिशियल स्पीड तो 0 हो गई, ठीक है। अब बस क्या करना है, S3 निकालते हैं, u तो 0 हो गया, प्लस a/2 2n, n आपका 3 हो गया, -1, तो a/2 6 - 1 इज 5, है ना। ऐसे S4 कैलकुलेट करेंगे, 0 प्लस a/2 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 इज 8, 8 - 1 इज 7, ठीक है। तो S4 आ गया आपका 7a/2 और S3 क्या आ गया आपका 5a/2। रेशो निकाल सकते हो S4/S3 की, S4/S3 की रेशो 7:5, ठीक है। S4/S3 की रेशो कितनी आ जाएगी, 7:5 आ जाएगी। ओके, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, Which conservation law is followed by Newton's third law of motion? Mass, momentum, angular momentum या energy? कौन सा कंजर्वेशन लॉ आपका फॉलो होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कौन सा कंजर्वेशन लॉ फॉलो करता है? देखो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किसको फॉलो करता है? सी, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। अच्छा, आपको याद है कि इसके एग्जाम्पल्स याद करो, जैसे एक बुलेट होती थी, बुलेट को जब हम फायर करते थे, है ना, तो बुलेट बाहर आ रही है तो गन जो है वो पीछे रिकॉइल करती थी। क्यों रिकॉइल करती थी? एक तो कहते थे कि क्योंकि बुलेट ने गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया तो बुलेट भी गन पे फोर्स लगाएगी, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और एक और लॉ होता था यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, कि टोटल मोमेंटम बिफोर एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर शुड बी सेम। तो यहाँ पे दो लॉज लगाए, कौन कौन से? एक तो न्यूटन थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। देखो बच्चे, जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी बात हमेशा तब करनी है आपने जब यू आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली मोमेंटम, बट बात जब हम उसकी सर्कुलर मोशन में कर देते हैं तो वो एंगुलर मोमेंटम बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई सर्कुलर बात तो था ही नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में तो सोचना ही नहीं हम लोगों ने, है ना। सो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? मोमेंटम आएगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू मास बाय टाइम, अगर x इसके इक्वल है वेलोसिटी मल्टीप्लाई मास डिवाइडेड बाय टाइम, मुझे नहीं पता x क्या है, मुझे x ही बताना है क्या है। क्या वो फोर्स है, क्या वो एनर्जी है, या वो प्रेशर है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यूनिट्स देखो, सिंपल डायमेंशन एनालिसिस लगाएंगे यहाँ पे। वेलोसिटी का क्या होता है? LT - 1। मास का क्या होता है? m। टाइम का क्या होता है? t। तो ये बन गया MLT - 1, ये एक और -1 जाएगा, -1 +2 -2। तो MLT - 2 किसका फॉर्मूला होता है? MLT - 2 MLT - 1 फोर्स का होता है। तो MLT - 2 आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये दो डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा आप याद रखा करो। MLT - 2 एनर्जी का होता है, और अगर नहीं याद आ रहा तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन द स्पॉट निकाल के देख लो, ठीक है। तो ये एनर्जी का आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ दिस इज अ गुड वन, ठीक है। अब तक जितने हमने क्वेश्चंस करे वो सब ऐसे ही थे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? A block of mass 2 kg is moving with a velocity of 10 meter per second on a rough horizontal surface. The coefficient of friction is 0.4. The distance traveled by block before coming to rest is 0 meter, 6.25 meter, 19 meter या 12.5 meter. आपको ये बताना है। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, वो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, एक रफ सरफेस पे मूव कर रहा है। रफ सरफेस पे मूव कर रहा है मतलब फ्रिक्शन की बात आएगी, है ना। अगर वो बोलता फ्रिक्शनलेस सरफेस या स्मूथ सरफेस तो वहाँ पे हम फ्रिक्शन की बात ना करते, लेकिन यहाँ तो करनी पड़ेगी ना, उसे स्पेशली बोला। अगर नहीं भी बोला तो यहाँ पे बोल दिया भैया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4, म्यू गिवन है 0.4। अब क्योंकि रफ सरफेस है, अगर सपोज करो एक बॉल रफ सरफेस पे मूव कर रही है, थोड़ा सा चल के रुकी जाएगी, है ना, ऐसे ये बॉक्स भी चल के रुकी जाएगा, तो फाइनली इट इज गोइंग टू कम एट रेस्ट। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होने वाली है? 0। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी गिवन है? 10 मीटर पर सेकेंड।
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करना है आपको ये बताना है एस, ठीक है। अब क्योंकि देखो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन तो होएगी, है ना, तो यहाँ पे आपको कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी। सोचो, अब ध्यान से सोचो, आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन है, आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, आपको वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, कौन सी ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें ये तीनों चीजें आ रही हो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, उसमें ये तीनों चीजें आ रही हैं, बाकी दो में टाइम भी आता है, टाइम तो हमें और नहीं गिवन, और फंस जाएंगे, क्यों टाइम पे जाना, है ना। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यहाँ से हम s निकालेंगे। चलो v पता है, u पता है, लेकिन a भी नहीं पता, s भी नहीं पता, ये तो धर्म संकट हो गया, a निकालना पड़ेगा। यू नो दैट कि आगे चल रहा है तो f इज इक्वल टू m में, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स उसे अपोज कर रहा है तभी वो रेस्ट में आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स उसे क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है तभी वो रेस्ट में आ रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, तभी वो रेस्ट में आएगा। इसका फॉर्मूला एम में, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू एम म्यू इंटू आर, ठीक है। अब जो आर होता है वो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स होता है, आर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स होता है, और नीचे वेट लग रहा है एम जी, तो आर किसको बैलेंस आउट कर रहा है, एम जी को, सो म्यू इंटू एम जी और एम ए, एम से एम कैंसिल हो गया, वैसे तो मास गिवन भी था पर हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, तो ए आ गया म्यू जी के इक्वल, तो वी फाइनल है 0, यू कितनी है 10, 2 इज इंटू ए की जगह म्यू इंटू जी, और एस आपको निकालना है, सो माइनस 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू म्यू की जगह 0.4, जी की जगह 10, एस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बस यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, यहाँ से डिवाइड में ले जाना, एस आपका आ जाएगा, ठीक है। सो एस आपका डी 12.5 मीटर आएगा, ठीक है। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के अंदर का एरिया आपको क्या देता है, आपको इंपल्स देता है, वर्क देता है, मोमेंटम देता है, या फिर नन, कुछ भी नहीं देता। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व का जो कर्व होता है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंदर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किससे रिलेटेड होता है, सिंपल, ज्यादा अगर नहीं भी याद तो इसको यहाँ से ही सोचो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो बस भाई सीधा वर्क, सोचने की जरूरत ही नहीं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किससे रिलेटेड है यहाँ पे, वर्क से ना, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, सो सीधा वर्क करो। और जो भैया इंपल्स होता है दैट इज रिलेटेड टू फोर्स एंड टाइम, ठीक है, इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, जब बहुत थोड़े टाइम के लिए बहुत तेज से फोर्स लगता है, जैसे अगर मैं किसी को खींच के चांटा लगाऊं, ठीक है, मैं बहुत कम टाइम में बहुत जोर से फोर्स लगाने की कोशिश करूं, वो इंपल्स है। एक हथौड़ा लिया, आयरन नेल लिया, उसको दीवार में ठोक रहे हो, ठीक है, बड़ी जोर से लगा रहे हो, बहुत थोड़े टाइम के लिए बड़ी तेज फोर्स लगाया, इंपल्स, ठीक है, घंटी बजा रहे हो, ठीक है, बड़ी तेज बजाना चाहते हो, थोड़े टाइम के लिए बहुत जोर से फोर्स लगाया, इंपल्स, ठीक है, तो वो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स यू इंपल्स, और मोमेंटम का तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो सिंपल आंसर है वर्क, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, ये तो लड्डू क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, अ चाइल्ड पुशेस अ टॉय कार विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, फोर्स है भैया 50 न्यूटन, द पावर exerted by child in displacing the car by 2 meter in 1 second is, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर डिस्प्लेस करनी है, 1 सेकेंड में डिस्प्लेस करनी है, तो आपको बताना है वर्क डन कितना होगा, सॉरी पावर एक्सर्टेड कितनी होगी, बहुत सिंपल है, सी पावर का बेसिक फॉर्मूला वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन का फॉर्मूला अभी बताया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 50, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2, टाइम कितना है 1, आंसर कितना है 100, सिंपल है ना, ये क्वेश्चन हम सबको आना चाहिए, ओके। इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, if the momentum of body is increased by 50%, then percentage increase in kinetic energy of body,
परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा? देखो इस तरह का क्वेश्चन ना ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिपीट होता है। मैं कहूँगी इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को घोल के पी जाओ, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन टीजीटी में भी, टेट में भी रिपीट होता ही होता है। क्या क्वेश्चन है कि अगर बॉडी का मोमेंटम 50% से इंक्रीज कर दिया तो परसेंटेज इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी में बताओ, वेदर इट इज 33%, 66%, 100% और 125%। तो देखो ये कैसे होता है। सो परसेंटेज इंक्रीज मतलब जो नया मोमेंटम है वो पी डैश है, और पहले वाला मान लेते हैं पहले मोमेंटम पी था, बाद में मोमेंटम पी डैश हो गया। पहले काइनेटिक एनर्जी के ई थी, अब काइनेटिक एनर्जी के ई डैश हो गई है, ठीक है। तो जो नया मोमेंटम है वो पुराने मोमेंटम में 50% उसका बढ़ गया है। 50% मतलब 50/100, 50% मतलब 50/100। तो इसको कैंसिल कर दो, ये 1/2 आएगा, P + P/2 दैट इज 3P/2, ठीक है। ये आ गया P डैश, लेकिन मुझे P डैश से मतलब नहीं है, मुझे तो काइनेटिक एनर्जी डैश से मतलब है, नई काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, है ना। फाइनल इज के ई डैश, इनिशियल इज के ई डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है के इज इक्वल टू P²/2m, क्योंकि मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, मुझे नॉलेज मोमेंटम के बारे में है। तो मुझे किसी ना किसी वे से तो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम से लिंक करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास, है ना। तो अब काइनेटिक एनर्जी न्यू क्या आएगी? P'²/2m माइनस P²/2m डिवाइडेड बाय P²/2m इंटू 100। 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, P' माइनस P² इंटू 100, ठीक है। P डैश क्या है? P डैश इज 3P/2, है ना। सो 3P/2 का होल स्क्वायर माइनस P² डिवाइडेड बाय P², ठीक है, माइनस P² डिवाइडेड बाय P²। इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? 9P² माइनस P², एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 5P²/4 इंटू 100, तो चल ही रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, इट विल बी 125%। क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, सब बच्चों को क्लियर होनी चाहिए ये बात। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट एंगुलर वेलोसिटी? इसमें से सबसे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी किसकी है आपने बताना है। मिनट हैंड ऑफ वॉच, आर हैंड ऑफ वॉच, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अब देखो ये बच्चा आप अपने दिमाग से भी कर सकता है, थोड़ा सा मतलब फिजिकली सोच के कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, मैं दोनों वे से बता देती हूँ, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब मैंने आपको पहले कहा है कि कहीं पे एंगुलर वर्ड लग जाए ना मतलब हम पहुंच गए रोटेशनल में, सोचो हम घूम रहे हैं, ठीक है वेलोसिटी। बस जब मैं वेलोसिटी की बात एंगुलर रोटेशनल मोशन में करती हूँ तो वो मेरी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। ओमेगा इज इक्वल टू 2π जिसको आप बोलते हो, या 2π/t बोलते हो, वो है ना। अब सब वैसे सोचो, मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, मिनट हैंड वो लंबे वाली सुई होती है, ठीक है। 1 मिनट में 1 चक्कर काटती है। 1 मिनट मतलब अगर आवर्स में काउंट करूं तो 1/60 आवर्स में 1 राउंड काटती है। आर हैंड की बात करूं, सबसे ज्यादा स्पीड आपको किसकी लग रही है? कुछ सोचो, आर हैंड 1 घंटा मतलब उसको 60 मिनट लगते हैं 1 चक्कर कंप्लीट करने में, इसको 1 मिनट लगता है, इसको 1 घंटा लगता है 1 चक्कर कंप्लीट करने में। तो इसकी स्पीड तो स्लो हो गई, इसको तो काट दे, स्लो हो गई इसकी स्पीड, तो 1 घंटा लग रहा है, उसको 1 मिनट लग रहा है। रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस पे घूमने में अर्थ को 1 दिन लगता है, 24 घंटे, इसको 1 मिनट, इसको 24 घंटे। किसकी स्पीड ज्यादा हुई? इसी की हुई, इसकी कम हो गई, काट दो इसको भी, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सन के अराउंड चक्कर काटने में इसको भैया 1 साल लगता है, इसको 1 मिनट लग रहा है। स्पीड सबसे ज्यादा किसकी हुई? और अगर कोई कैलकुलेट भी करना चाहता है वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेगा, 2π/t से। 2π सभी को या तो मिनट्स में कंपेयर करो, या सभी को सेकेंड्स में, या सभी को आवर्स में, टाइम सबका। अगर मैं मान लो इसका 1 मिनट ले रही हूँ तो इसकी स्पीड आ गई 2π। इसकी कैलकुलेट करना चाहूँ अगर मैं आर एंड की, तो 2π/टाइम 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, है ना, तो ये π/30 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं इसकी कैलकुलेट करना चाहूँ 2π/t, t कितना है?
24 घंटे मतलब मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे उसका 1 साल है तो 2π/t, 1 साल मतलब 365 डेज, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, तो इसकी ऐसे निकलेगी, ठीक है। और वैसे भी न्यूमरेटर बढ़ता जाता है तो ओवरऑल स्पीड कम होती जाती है, ये बात भी पता है आपको। तो सबसे ज़्यादा किसकी स्पीड आएगी, किसकी आएगी, ए, है ना। नेक्स्ट, अ रिंग एंड अ डिस्क ऑफ सेम मटेरियल, एक रिंग है एक डिस्क है, दोनों का मटेरियल सेम है, हैविंग सेम मास m, मास भी सेम है, बढ़िया, रेडियस भी सेम है, और दोनों रोटेट कर रही हैं अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। उसके प्लेन के जो परपेंडिकुलर है उसके वहाँ पे वो रोटेट कर रही हैं, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा दोनों का। डिस्क हैज मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग हैज मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, आप कुछ कह ही नहीं सकते। हाँ जी, अब भाई इसके लिए थोड़ा सा आपको याद होना जरूरी है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² होता है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। रिंग के केस में ये होता है, डिस्क के केस में इट इज हाफ mr²। तो ऑब्वियस ही बात है किसका ज़्यादा है, रिंग का ज़्यादा है, तो सी को टिक कर देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइवर जंपिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग बोर्ड एग्जिबिट सॉम सॉल्ट्स एंड एयर व्हेन ही कर्ल्स हिज बॉडी। ऊपर से आता है ऐसे खरबाजियों खाता हुआ या उलटता पुलटता हुआ आ रहा है, जैसे आप देखते हो स्विमर्स करतब दिखाते हैं वैसा। When he curls his body, जब अपनी बॉडी को कर्ल कर लेता है, थोड़ा सा ऐसे कर्ल कर लेता है अपनी बॉडी को, तो उस टाइम उसकी एंगुलर स्पीड डिक्रीज हो जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है। एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेज। बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेज, बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेज। देखो, जब आपको ये पता होना चाहिए, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला होता है mr²। r is the distance from axis of rotation, m is the mass of that particle or that body, ठीक है। अब angular momentum L is equals to I into omega. Angular momentum is always conserved या is always constant according to law of conservation of angular momentum। अगर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा, जैसे law of conservation of momentum होता है वैसे law of conservation of angular momentum होता है। अब I into omega is always a constant। अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा को कम होना पड़ेगा, और अगर ओमेगा बढ़ेगी तो आई को कम होना पड़ेगा। तो ये जो दो पार्ट हैं ये तो वह कंप्लीट गलत हो गए, दोनों इकट्ठे बढ़ेंगे या दोनों इकट्ठे कम होंगे, ये तो कभी होगा ही नहीं। एक बढ़ेगा तो दूसरे को कम होना पड़ेगा, और दूसरा बढ़ेगा तो पहले वाले को कम होना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जब वो अपनी बॉडी को कर्ल कर लेगा, जब ऐसे अपनी बॉडी को खोल लेगा, तो हमारी एक्सिस हमारा सेंटर है, ठीक है। तो हमारा जो डिस्टेंस है, अगर मैंने इस अपनी बॉडी ऐसे खोल ली, तो जो मेरा डिस्टेंस है, मेरे हाथ का डिस्टेंस है, सेंटर से बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, आई इज इक्वल्स टू mr²। डिस्टेंस बढ़ गया तो आई बढ़ गया, आई बढ़ गया तो ओमेगा को कम होना ही पड़ेगा ताकि एल कंजर्व रहे। और अगर मैं अपनी बॉडी को ऐसे कर्ल कर लूँ तो मेरा जो हाथ का डिस्टेंस है मेरे सेंटर से कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया तो आई कम हो गया, आई कम हो गया तो ओमेगा को बढ़ना ही पड़ेगा ताकि मल्टीप्लाई ओवरऑल क्या रहे, सेम रहे, और एल कांस्टेंट रहे। तो जब वो अपनी बॉडी को कर्ल कर लेगा, डिस्टेंस विल डिक्रीज, distance will decrease, I will decrease. If I will decrease, then omega will increase, ठीक है। angular velocity will increase and moment of inertia will decrease. Clear it to everyone? ठीक है। So option B is correct. Next, आधे क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखो, आप लोग चेक भी किया करो साथ साथ आप कितने ठीक कर रहे हो, ठीक है। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। नाउ इन रेफरेंस टू अर्थ, इफ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पोजिशन 1 टू पोजिशन 2 एंड देन टू पोजिशन 3, पहले वो 1 पे थी, घूम के 2 पे गई, फिर 3 पे आ गई, तो आपको बताना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एट 1, 2 एंड 3 पोजिशन क्या रिलेशन रहेगा। क्या G1 G2 से बड़ा है और G2 G3 से, क्या G3 सबसे बड़ा है फिर G2 है फिर G1 है, या G1 बड़ा है फिर G3 है फिर G2 है, या फिर G2 इज मैक्सिमम, G3 इज लेस देन G2 एंड G1 इज लेस देन G3। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो,
मुझे पता है सेंटर ऑफ अर्थ पे तो जी 0 होती है, तो 1 पोजीशन वाला तो 0 हो गया, तो ये तो मिनिमम होगा, 0 से कम तो क्या ही होगा, है ना, तो ये तो मिनिमम हो गया, तो G1 मिनिमम 2 केसेस में है। अब 2 इज पोल, पोल पे G मैक्सिमम होता आगे एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से जरूरत ही नहीं है ना। और यहाँ पे मिनिमम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है, सेंटर पे 0 होता है और पोल्स पे मैक्सिमम होता है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट फिगर शोज इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ये एक प्लैनेट का इलिप्टिकल ऑर्बिट आपको दिखाया गया है फिगर में, अबाउट द सन एस, ओके, द शेडेड एरिया SCA, ये जो एरिया है आपके पास ये ट्वाइस है इस एरिया से, SUN एरिया से ट्वाइस है। इफ T1 इज द टाइम टेकन, टाइम फॉर प्लैनेट टू मूव फ्रॉम E टू A, E से A जाने में उसको T1 टाइम लगा और U से N जाने में उसे T2 टाइम लगा, और ये एरिया इससे डबल है, ठीक है, ये वाला एरिया इससे डबल है, तो टाइम में क्या रिलेशन होगा, क्या टाइम T1 इज 8 टाइम्स T2, T1 इज 4 टाइम्स T2, T1 इज 2 टाइम्स T2, या T1 इज इक्वल्स टू T2, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यू ऑल नीड टू सी दिस क्वेश्चन वेरी क्लियरली। यहाँ पे केपलर का लॉ लगेगा, केपलर्स का लॉ ये कहता है, क्या कहता है केपलर्स का लॉ, कि अगर इक्वल एरिया स्वीप आउट हो रहा है तो टाइम भी इक्वल होगा, ठीक है, अगर प्लैनेट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और अगर इक्वल एरिया स्वीप आउट वो कर रहा है तो टाइम भी इक्वल होगा। तो अगर अब एरिया डबल हो जाएगा तो टाइम भी डबल हो जाएगा, एरिया ट्रिपल हो जाएगा तो टाइम भी ट्रिपल हो जाएगा, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा तो टाइम भी 4 टाइम्स हो जाएगा। अब ये एरिया डबल है, ठीक है, तो ये वाला टाइम भी तो क्या होगा, उससे डबल होगा ना, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, फॉर अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ मूविंग अराउंड इट, रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो बतानी है आपने। डायरेक्ट फॉर्मूला याद है जिस बच्चे को, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -GMM/r, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है GMM/2r। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। सो नाउ यहाँ से अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से, इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम, सो आई एम गोइंग टू गेट -12, माइनस से चलो फर्क नहीं पड़ता, इट इज़ 1/2, सो रेशियो क्या आएगी, 1:2। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, स्फेरिकल शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज ड्यू टू, वाटर मॉलिक्यूल की स्फेरिकल शेप की होती है सरफेस टेंशन की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से, कैपिलरिटी की वजह से, नन ऑफ दीज। सो सी, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ वाटर या प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड जिसकी वजह से वो मिनिमम शेप एक्वायर करने की कोशिश करता है, मिनिमम एनर्जी एक्वायर करने की कोशिश करता है, ठीक है, और यू नो दैट, या मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है फॉर अ गिवन वॉल्यूम, ठीक है, आपको एक गिवन वॉल्यूम दे दी और कहा इसका क्यूब बनाओ, एक मिट्टी की इतना सा ढेर दे दिया, कह दिया एक बार इसका क्यूब बनाओ, एक बार रेक्टेंगल बनाओ, एक बार कोन बनाओ, एक बार सिलेंडर बनाओ, एक बार स्फीयर बनाओ, ये सारी शेप्स बनाओ। तो जब आप इनका सरफेस एरिया कैलकुलेट करने जाओगे ना, तो स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम आएगा फॉर अ गिवन वॉल्यूम, और हर चीज, और सरफेस एरिया कम आएगा तो एनर्जी कम आएगी, एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट टू बी स्टेबल, उसके पास कम से कम एनर्जी हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी किस वजह से होती है, उसकी सरफेस टेंशन की वजह से होती है, ठीक है। सो ए इज योर राइट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। नाउ द टेम्परेचर ऑन अ फ़ारेनहाइट स्केल इज 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपको इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, क्या वो सेल्सियस में 0 है, क्या वो 273.15 डिग्री सेल्सियस है, या 36.4 डिग्री सेल्सियस है, या 25 डिग्री सेल्सियस है। तो सी जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल्स टू 9/5C + 32, तो यहाँ पे हमने 77 पुट कर देना है ना, बाकी आप बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो कैलकुलेशन में, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी 45, 9/5C, यू नीड टू कैलकुलेट इट, ओके,
So it will be 25 degree Celsius. D is your right answer. बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था, फिर तो सब गिवन ही था और हमें इसे कैलकुलेट करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज इन ऑन योर स्क्रीन. ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है. द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज E. एक पार्टिकल है जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ऑसिलेशन, ठीक है, उसकी एनर्जी E है. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, टोटल एनर्जी E है. टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी इंक्लूडेड होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्लूडेड होती है, ठीक है. व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज हाफ द एम्पलीट्यूड देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज. अगर डिस्प्लेसमेंट हाफ है एम्पलीट्यूड के, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. सो यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है. और पोटेंशियल एनर्जी का ऐसे फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. आप ऐड करके देख लेना, यही बनेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ना, ऐड करके देख लेना, यही बनेगा. अब काइनेटिक एनर्जी में x जो है वो a/2 है, सब्सटीट्यूट करो. सो ये बन जाएगा a स्क्वायर बाय 4, ये बनेगा 3a स्क्वायर बाय 4, है ना. यहां से जब आप माइनस करोगे, देखो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, 3/4 को मैं बाहर लिख लेती हूँ. हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर को मैं टोटल एनर्जी E लिख सकती हूँ. तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 3/4 ऑफ E. दैट इज C इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हार्ट इज 1.25 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी इतनी गिवन है. फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकेंड्स में वो कितनी बार बीट कर रहा है ना. तो द नंबर ऑफ बीट्स इन 1 मिनट हमें 1 मिनट में निकालनी है. एक सेकेंड में कितनी बार बीट कर रहा है, 1.25 टाइम्स. आपको 1 मिनट में निकालना है. 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स में निकालना है. तो 60 सेकेंड्स में कितनी बार बीट करेगा, यू नीड टू मल्टीप्लाई 1.25 बाय 60, ठीक है. ऐसे ही होगा ना. फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है. यहाँ बीटिंग की बात हो रही है, तो एक सेकेंड में कितनी बार बीट कर रहा है, इतनी बार. तो 60 सेकेंड्स में कितनी बार करेगा, जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट आंसर 75. बी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, अब इस बच्चे का आंसर जिसने सही सोच लिया ना, उसको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फिर आती है. स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज, वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 0, 332, 280, 660, ठीक है. वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड, पहले तो दिमाग में जरा ये लाना कि वैक्यूम में क्या साउंड ट्रेवल भी करेगी, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया है साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन. वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं होता, तो स्पीड डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है. जिस भी बच्चे का आंसर 332 था, अगर उसने सोचा था, तो भैया वो तब होगा, 332 कब होगा, जब वो गैसेस में ट्रेवल कर रही है. ओके. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होगी, अट्रैक्टिव होगी, रिपल्सिव होगी, समटाइम्स अट्रैक्टिव एंड समटाइम्स रिपल्सिव. क्या आंसर होगा इसका, देखो. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब लगती है जब दो बॉडीज चार्ज्ड हो. अब यहाँ पे न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज ही नहीं है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. फर्स्ट चार्ज तो चलो मान लिया प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज है. सेकंड चार्ज न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, ये 0 हो जाएगा. 0 इंटू समथिंग 0, है ना. तो सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने के लिए दोनों बॉडीज पे चार्ज होना बहुत जरूरी है. अगर एक भी बॉडी न्यूट्रल है तो चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है. सो इट विल बी 0. Next question. A charge of 3 nanocoulomb is fixed at origin. Origin पे 3 nanocoulomb का चार्ज फिक्स कर दिया.
इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 5 मीटर अवे इज, 5 मीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, क्या है, 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। सो 1/4πε0 को तो बच्चों आप याद ही रख लो, 9 × 10⁻⁹ आता है। इसे सॉल्व करके ज़्यादा मतलब 4π की वैल्यू पुट करो, ε0 की वैल्यू पुट करो, और कहीं पे भी ये 1/4πε0 टर्म्स आती है ना, और यहाँ पे सपोज पाई आता है, पाई से पाई कैंसिल मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि 1/4πε0 की एक फिक्स्ड वैल्यू कैलकुलेटेड है, इसको एज इट इज़ याद रखो, कोशिश किया करो ये मत कैंसिल करो। सो 9 × 10⁻⁹ चार्जेस 3 नैनो कूलम, नैनो कूलम्स को कूलम्स में किया तो इंटू 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25, है ना। तो बस अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, ओके, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो ये आएगा 1.08 समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको 4 कॉम्बिनेशंस गिवन है, इन चारों में से बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन है, सब जो रेजिस्टेंस है वो 2 नैनोफैरेड के हैं, इन चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसका रिजल्ट ये आएगा 10/11 नैनोफैरेड, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं, वैसे मैंने आपको एक बार बता दिया क्वेश्चन में करना क्या है। 7 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 नैनोफैरेड are to be connected in the configuration to obtain an effective capacitance 10/11 nanofarad. Which of the following combination will achieve the desired result? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, जो आप चाहते हो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए आप लोगों को जब भी आप इसे सॉल्व करने बैठो, कि पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होता है C1 + C2 + C3, और अगर आपको कहीं सीरीज में दिख रहा है तो वो ऐसे आएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, है ना। अब ये पैरेलल में है और ये फिर सीरीज में है। आप एक बार ये वाला कॉम्बिनेशन देखो, बी वाला ऑप्शन देखो, ये पैरेलल में है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पैरेलल में है, तो पांचों 2 के हैं, तो 5 को 2 बार ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, प्लस अभी इसको छोड़ो, और ये दोनों सीरीज में है। पहले तो इन सब का एक बन गया, वो है 10 नैनोफैरेड का, और ये दोनों सीरीज, अब ये दोनों भी इसके साथ सीरीज में है, ये है 10 का, ये है 2 का, ये भी 2 का, है ना। तो बस अब क्या करना है, 1/10 + 1/2 + 1/2, सी सीरीज निकालेंगे ना, तो एलसीएम लेंगे, ये 1/2 + 1/2 तो 1 बन जाएगा, तो ये 1/10 + 1, एलसीएम लो, है ना। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा, क्लियर है। मैं आपको फिर भी करके दिखा देती हूँ, 11/10 आया ना, आप कहोगे 10 ये, लेकिन ये 1/C सीरीज है, तो C सीरीज क्या आएगा, रेसिप्रोकल इसका, तो वो 10/11 ही बनेगा। नेक्स्ट, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एनक्लोज्ड इन अ गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को बंद कर दिया गया है, देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी Q/ε0, 2Q/ε0, 0 या -Q/ε0। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, डाइपोल मतलब पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर केप्ट एट सम डिस्टेंस, ठीक है। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को, इक्वल मतलब अगर ये Q है तो ये भी Q है ना, और अपोजिट मतलब ये माइनस है तो ये प्लस है, कुछ डिस्टेंस पे रख दिया जाता है, तो वो जो हमारी असेंबली होती है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। अब गॉस लॉ ये कहता है, गॉसियन सरफेस है ना, गॉस लॉ ये कहता है कि कितना फ्लक्स बाहर आएगा, फ्लक्स मतलब कितनी फील्ड लाइंस बाहर आएंगी, दैट इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज विच इज एनक्लोज्ड इन द सरफेस, सरफेस में जो टोटल चार्ज जो इसके अंदर बंद है, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, ये -Q, ये +Q, -Q + Q कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना है 0, तो 0/ε0, कितना फ्लक्स बाहर आएगा 0, तो डाइपोल से कितना फ्लक्स बाहर आता है 0, ठीक है। अगर खाली यहाँ पे Q चार्ज होता,
फिर कितना फ्लक्स बाहर आता है, सिंपल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब तो डाइपोल है ना, सिंपल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अब तो डाइपोल है ना, ठीक है, अभी तो क्या है, डाइपोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इफ द एरिया ऑफ रेजिस्टर, अब ये क्वेश्चन भी भाई ऑलमोस्ट हर एग्जाम में रिपीट होता है। अगर मेरे पास एरिया है एक रेजिस्टर का, उसको मैं डबल कर दूं, पहले एरिया ए था अब एरिया 2a कर दिया, लेंथ पहले l थी अब कर दी l/2, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले तो ओल्ड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो l/a। अब उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को पढ़ते हैं फिर करेंगे, ठीक है। और जिस बच्चे को ये आता है वो वीडियो पॉज करेगा और फिर सॉल्व करेगा, ठीक है। सो इट विल रिमेन सेम, इट विल बिकम ट्वाइस, इट विल बिकम हाफ, इट विल बिकम 1/4। लेंथ को आधा कर दिया, एरिया को डबल कर दिया। जब मैं लेंथ को, नया रेजिस्टेंस मान लेते हैं r' है, अब उसने ये तो नहीं कहा ना वायर चेंज करी, क्योंकि रो जो रेजिस्टिविटी होती है वो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ना मटेरियल का नेचर चेंज किया, ना मटेरियल का टेम्परेचर चेंज किया, तो रो ही रहा। एल की जगह l/2 हो गया, एरिया की जगह ट्वाइस ऑफ a हो गया, है ना। अब ये तो पुराने वाला रेजिस्टेंस है, सो इट बिकम्स 1/4। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस बताया गया है दैट इज 25 प्लस माइनस ओम इज टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ सीक्वेंस ऑफ कलर्स इन कार्बन रेजिस्टर। देखो जो कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं उन पे ना बैंड्स बने होते हैं, कलर्ड बैंड्स, 4 बैंड्स होते हैं उन पे, ठीक है। ऐसे एक रेजिस्टर पे 4 बैंड्स होते हैं और ये कलर्ड होते हैं। इन पे कुछ ये हो सकता है रेड कलर हो, ये ब्लू हो, ये ग्रीन हो, ये येलो हो, कुछ भी हो सकता है। अगर तो चौथा कलर नहीं है तो हम उसको कंसिडर करते हैं नो कलर, नन मतलब नो कलर। और अगर चौथा है तो फिर तो गिवन ही होगा। अगर आपको 3 दिख रहे हैं तो चौथा हम कंसिडर करते हैं नो कलर, ठीक है। और जो चौथा रेजिस्टेंस होता है ना, चौथा कलर होता है, वो इन तीनों में से ही होता है, या तो वो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या कलर ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कोई रेजिस्टर यहाँ से भी, मान लो ये रेजिस्टर है, कोई कहेगा मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, कोई में कहेगा मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट कहाँ से करना है, हमेशा ये 3 कलर पहले कलर नहीं होंगे, ठीक है। ये 3 कलर हमेशा लास्ट वाले होंगे, तो इनमें से ही पहला कोई होगा। इसको याद करने का तरीका क्या है, बीबी रॉय गुड बेटा वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना। सो बी फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, ठीक है। और गोल्ड सिल्वर फिर नो कलर हम ऐसे लिख देते हैं, नन या नो कलर एक ही बात है, ठीक है। फिर क्या करना है, डिजिट कैसे लिखनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर मल्टीप्लाई 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, ये टेबल बनाना बता रही हूँ। और टॉलरेंस, ठीक है, ये नहीं भी याद होती तो कोई बात नहीं, ये याद रखो बस, 5%, 10%, इसकी नो कलर की 20%। अब लिखना कैसे है, देखो 25 है, 25 मतलब पहले 2 5, 2 किसका है, रेड का, तो इन दोनों में से तो ये ऑप्शन हो गया। फिर 5, 5 किसका है, ग्रीन का, वैसे तो पता लग ही गया कि ये ऑप्शन, अभी देखो हाँ ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। फिर है प्लस माइनस 5%, 5% किसका है, 5%, 5% किसकी टॉलरेंस है, गोल्ड की ना, तो गोल्ड वाला आंसर आएगा। अगर होता प्लस माइनस 10% तो सिल्वर वाला हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे इनटू मल्टीप्लायर, देखो इनटू में मल्टीप्लायर होता है, ऐसे लिखते हैं हम इसको, पहला कलर, पहली डिजिट, फिर दूसरी भी डिजिट होती है, फिर इनटू में मल्टीप्लायर जाता है, फिर प्लस माइनस टॉलरेंस जाती है। तो पहली डिजिट 2, दूसरी भी डिजिट 5, ठीक है। फिर इनटू में मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर जाता है, अब जैसे यहाँ पे मल्टीप्लायर लिखा ही नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है मल्टीप्लायर 1 हो, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई करो या ना करो तो वो ब्लैक कलर को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो आंसर ये आएगा आपका। नेक्स्ट,
Kirchhoff's law of electricity. First law of electricity is based upon the conservation of mass, charge, energy, none. Kirchhoff's first law किस पे बेस्ड है? Kirchhoff's का फर्स्ट लॉ है, वो ये कहता है कि जितना करंट एंटर करेगा सर्किट में उतना ही करंट लीव करेगा सर्किट को. Kirchhoff's first law ये कहता है द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द सर्किट इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द सर्किट. जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा. आपको पता है I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. ठीक है, तो यहाँ तो मतलब इन शॉर्ट कंजर्वेशन ऑफ करंट हुआ ना, करंट जितना एंटर किया उतना ही लीव किया, लेकिन करंट डिपेंड करता है चार्ज पे, तो कंजर्वेशन ऑफ किसका हुआ? चार्ज का. ठीक है, सो ये जो लॉ है ये किस पे डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे. होपफुली आप सबको ये लेक्चर समझ आया, ये सारे प्रीवियस ईयर. ठीक है, you liked the session and you understood whatever we did today in the class.